जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्लास हम लोग 10th का जय प्रक्रम कर रहे थे, ठीक है। सॉरी, जय प्रक्रम कर लिए थे और हम लोग जनन कर रहे थे। जनन मतलब रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 था जो कि हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट देख लिए हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को किसी भी तरह से नोटिफिकेशन से वंचित ना रहें। तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने यहाँ पे है, ठीक है। जो कि क्वेश्चन क्या कहता है कि युग्मनज से आप क्या समझते हैं। तो युग्मनज से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा। परिपक्व शुक्राणु अंडाणु में पूरी तरह मिलकर युग्मनज का निर्माण करती है। तो युग्मनज का निर्माण से युग्मनज से क्या समझते हैं? युग्मनज को कहते हैं जाइगोट, ठीक है। क्या कहते हैं? जाइगोट। जाइगोट याद रखिएगा, युग्मनज को ही कहते हैं जाइगोट। युग्मनज एक प्रकार के जो है अंडाणु और शुक्राणु से जो मिलकर बनता है, जो संलयन से पूरी तरह से मिलकर जो बनता है उसी को जाइगोट कहते हैं, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? जाइगोट। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और देखिए फर्स्ट पार्ट आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आए। और देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वर्षा होने के समय मक्का के परागण क्रिया में क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो मक्का के जो है पौधा में बताना है कि जब वर्षा होगा तो उसमें क्या क्या परागण क्रिया में प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इन पौधों में आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती है। इनमें आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती है, यानी जो है इसमें पौधा जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि जिसके कारण ये पौधे पर्यावरण के उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाता है, और इसमें उतार चढ़ाव को झेल नहीं पाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे पौधे में पर्यावरण के साथ अनुकूलन होने की क्षमता कम होती है। अनुकूलन मतलब कि एक बैग जो है गर्मी दिन है और गर्मी के दिन में एक बैग ठंडा के मौसम थोड़ा सा टेम्परेचर लो आ गया है, या फिर बरसात ज़्यादा है, बरसात अधिक हो रहा है, तो उस समय में ये अनुकूलित नहीं हो पाता है, ठीक है। अनुकूलित मतलब कि उसके अनुकूल नहीं हो पाता है, जिसके कारण उत्पादन कम होने लगता है, और इसी के कारण वो अनुकूल नहीं होता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां हो जाती है उस पौधे में, और वह जो है बढ़िया से यानी अधिक उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। बीमारियां होने तथा मर जाने की संभावना बढ़ जाती है, और इसमें जो है मर जाने की संभावना बहुत अधिक होती है, बीमारियां होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो याद कर लीजिएगा, जब वर्षा होती है तो मक्का में परागण की क्रिया में क्या प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि मानव में विवृषण के क्या तात्पर्य है। मानव में विवृषण, देखिए मानव में विवृषण के मुख्य कारण निम्नलिखित है। विवृषण में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं। विवृषण में ही शुक्राणु उत्पन्न हो जाते हैं, जल लैंगिक जनन की क्रिया में सक्रिय भाग लेकर जो है भावी पीढ़ी को जन्म देने में सहायक होती है। तो यही जो है विवृषण के कारण ही शुक्राणु निर्माण होता है और लैंगिक जनन की क्रिया में भाग लेता है, पार्टिसिपेट करता है। विवृषण में उत्पन्न हार्मोन जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। मानव शरीर में द्वितीय जनन लक्षणों को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? तो विवृषण। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका कार्य क्या है। तो हम लोग दो कार्य देखें, बिल्कुल दोनों बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्य देखें, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम का कार्य समझाएं। तो देखिए कार्पस ल्यूटियस प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव करता है, जो गर्भाशय की दीवारों को काफ़ी मोटा करता है तथा गर्भधारण में मदद करता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये मानव में जो है मानव यानी कहे तो ह्यूमन में, ठीक है। ह्यूमन में ये क्या है? ह्यूमन में क्या पाया जाता है? तो कार्पस ल्यूटियम याद रख लीजिएगा। इसका कार्य जो होता है क्या होता है? तो प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्राव करता है, जो क्या है गर्भाशय की दीवार को काफ़ी मोटी करती है, ठीक है। तो ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए ही लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं। क्यों? तो यहाँ पे बताना है कि जीवों के लिए विभिन्नता जो है स्पीशीज के लिए लाभदायक है, यानी जीवन जीने के लिए विभिन्नता आवश्यक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? तो देखिए, जीवन में पाए जाने वाले विभिन्नता नई जाति में जो है प्रादुर्भाव में मदद करती है, नए वातावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों में अस्तित्व कायम रखती है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे विभिन्नता, अगर विभिन्नता नहीं होगा तो पहले के जो मनुष्य था वो देखते थे कि पहले के मनुष्य क्या होता था, 100 साल जीता था, उसके अनुकूल भी रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये पर्यावरण क्या हो गया, दूषित होने लगा। अब पर्यावरण दूषित होने लगा जिसकी वजह से इसका जीवन काल और इसके अनुकूल पहले टेम्परेचर बहुत कम रहता था, लेकिन अब टेम्परेचर कितना हो गया, तो 46 डिग्री 50 डिग्री पहुंच जाता है अब जो है टेम्परेचर। तो पहले के मनुष्य अब इस समय का मतलब नहीं जी पाता इतना में, इतना गर्मी बहुत होता था, और उस समय जो है किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सामान भी विकसित नहीं ज़्यादा था। तो इसलिए जो है विभिन्नता आवश्यक हो जाता है ना। विभिन्नता इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि समय परिवर्तन के साथ अगर मनुष्य में या किसी अन्य जीवों में भी अगर परिवर्तन नहीं आता है तो वह जो है लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता है, यानी उसके अनुकूल नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, याद कर लीजिएगा, यह विभिन्नता विशिष्ट के लिए लाभदायक नहीं होती है क्योंकि किसी निश्चित स्थान पर प्राकृतिक आपदाएं इसे नष्ट कर देती है। और लेकिन ये व्यष्टि मतलब कि जो छोटे जीवों के लिए ये लाभदायक विभिन्नता नहीं होती है। अगर मान के चलिए कि छोटे छोटे जीव है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे जीव है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे जीव देखते होंगे। अगर मान के चलिए कि यहाँ भूकंप आ गया तो ये इसका जीव क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसमें विभिन्नता जो है, विभिन्नता हो चाहे ना हो, ये लाभदायक इसके अंदर नहीं होता है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि गर्भ निरोधक गोलियां के बारे में बताना है। तो यहाँ पे क्या है, तो याद कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। परिवार नियोजन के कई उपयोग में गर्भ निरोधक गोलियां भी एक उपाय है। इसमें कृत्रिम प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन डाला जाता है। यह जो है ESH या LH एवं LH के स्राव पर प्रतिबंध लगा देता है, जिसके कारण अंडोत्सर्ग की क्रिया क्या हो जाता है, क्रिया नहीं हो पाता है, यानी अंडोत्सर्ग नहीं हो पाता है। तो यही लिए जो है, इसीलिए गर्भ निरोधक गोलियां जो है लोग लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण क्या है, परागण में कीटों की क्या भूमिका होती है। तो परागण क्या है सबसे पहले बताना है, और परागण में कीटों की क्या भूमिका होती है तो ये बताना है। तो जैसे कि हम बताए थे पिछले ही वीडियो में, तो अर्थ जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, पुष्प है, और यहाँ पे एक पुष्प है, यहाँ पे एगो पुष्प है ना। देखिए यहाँ पे एगो पुष्प है और यहाँ पे पुष्प मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि मादा है, ये क्या है मादा है, अब ये नर है, तो ये मादा। इसमें क्या पाया जाएगा, तो परागकण कहाँ पाया जाएगा, तो पराग कोश में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, पराग कोश में पाया जाएगा क्या चीज़, परागकण। तो अब यहाँ से जाएगा किसके माध्यम से, तो इसके यहाँ पे जा सकता है हवा के माध्यम से, मनुष्य के माध्यम से, कीट फितिंगा के माध्यम से। तो हम लोग को कीट के माध्यम से, तो देखिए यहाँ जैसे कीट बैठेगा और यहाँ पे क्या है, वर्तिकाग्र, क्या है, वर्तिकाग्र है। अब यहाँ पे वर्तिकाग्र पर कुछ चिपचिपा जैसा द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। अब द्रव ये जो है चिपचिपा द्रव पाया जाता है। तो ये नर, यहाँ पे नर वाला में से परागकण को किसमें सड़ जाता है, तो कीट फितिंगा के पैरों में। अब यहाँ से उड़ के इसे जाएगा तो इसमें चिपक जाएगा, और इस तरह से जो है परागण की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यही चीज़ आप लोग को लिख देना है कि परागकोश से परागकणों की प्रकीर्णन वर्तिकाग्र तरफ होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। कीट के द्वारा परागण की क्रिया होती है, और जब ये एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर क्या होता है, वर्तिकाग्र पर परागकण गिरता है, तो इस क्रिया को ही परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं, उदाहरण लिखें। तो द्विलिंगी जीव कौन से होते हैं, उदाहरण लिखना है। तो वे जीव जिनमें नर तथा मादा दोनों अंग होते हैं। तो देखिए, द्विलिंगी जिसमें नर और मादा दोनों अंग होता है, तथा वे नर तथा मादा दोनों प्रकार के युग्मकों को उत्पन्न करते हैं। उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी भी जीव कहलाता है। जैसे केंचुआ क्या है, एक प्रकार के द्विलिंगी जीव है, क्योंकि नर और मादा दोनों क्या है, इसी में पाया जाता है। केंचुआ के जीव
शरीर में पाया जाता है, इसलिए उभयलिंगी है, याद कर लीजिएगा। उभयलिंगी और उभयचर बिल्कुल अलग रहता है, इसलिए आप लोग इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। उभयचर देखिए, उभयचर जो होता है, उभयचर क्या होता है कि जो जल में और स्थल पर दोनों पर रहता है, जल और स्थल दोनों में रहता है, उसी को उभयचर कहते हैं। लेकिन द्विलिंगी जिसमें दोनों लिंग नर और मादा दोनों लिंग पाया जाता है, उसी को कहते हैं द्विलिंगी। तो बिल्कुल आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ध्यान से आप लोग देखिए, डीएनए की प्राकृतिक बनाना जो है जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो डीएनए की जो है प्राकृतिक बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे डीएनए के प्रतिकृति बनाना इसलिए आवश्यक है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवंशिक गुणों का वाहक क्रोमोसोम होता है, जो डीएनए से बना होता है। क्रोमोसोम किससे बना होता है, देखिए क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ से देखिए इस तरह से रहता है क्रोमोसोम, यहाँ से इस तरह से रहता है क्रोमोसोम, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, इस तरह से ऐसे फिर रहता है। उसके बाद जो है ये कुछ डीएनए फिर टूट जाता है, फिर धागा के रूप में इस तरह से हो जाता है। तो देखिए डीएनए का निर्माण यही जो है आनुवंशिक पर निर्भर करता है, डीएनए से बना होता है कौन, तो क्रोमोसोम। अतः इसकी प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, यहाँ पे ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। परागण क्रिया निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है। परागण क्रिया और निषेचन क्रिया से किस प्रकार भिन्न है, आप लोग ध्यान से देखने के प्रयास कीजिए। देखिए परागकणों के पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा। देखिए किसी पुष्प के मान के चलिए कि किसी पुष्प है, उसके पराग कोश है, पराग कोश में क्या पाया जाता है, तो परागकण। और ये परागकण निकल कर उसी पुष्प या फिर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जो क्रिया पहुँचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो परागण कहते हैं। निषेचन के अंतर्गत परागकणों के वर्तिकाग्र तक पहुँचने के बाद निषेचन की क्रिया होती है, और जब वहाँ पहुँच जाता है वर्तिकाग्र पर, यहाँ वर्तिकाग्र होगा, वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है क्या चीज़, तो परागकण, तभी निषेचन की क्रिया होना प्रारंभ होती है। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। तो याद कर लीजिएगा, नर और मादा युग्मक के क्या संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे क्या है, ध्यान से लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है क्वेश्चन कि लैंगिक जनन संचारित रोगों के बारे में लिखना है। तो लैंगिक जनन से होने वाले रोगों के बारे में लिखना है। तो सबसे पहले लैंगिक जनन संचारित रोग यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड और डिजीज STD यानी यौन संबंधी से होने वाले संक्रमण रोगों को कहा जाता है। STD जो है ये संचारित रोगों को कहा जाता है। यह रोग कई तरह के रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, यीस्ट, सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं। तो कहेगा कि यह जो है STD किसके द्वारा होता है, तो यह कई तरह के रोगाणुओं के द्वारा होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ, यीस्ट और सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। मनुष्य में होने वाले ऐसे प्रमुख रोग निम्नलिखित है, जो कि आप लोग को ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला है बैक्टीरिया जनित रोग। बैक्टीरिया जनित रोग क्या होता है, तो गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, यूरेथ्राइटिस होता है, जो है सर्बिसाइटिस होता है, और बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाला कुछ प्रमुख रोग है। तो ये किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस जनित रोग। तो देखिए सर्विक्स कैंसर होता है, हर्सी होता है, एड्स होता है इत्यादि। ठीक है, ये सब किसके द्वारा होता है, तो ये सब वायरस जनित रोग के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ रोग, तो देखिए स्त्रियों में मूत्र जनन नलिकाओं एक प्रकार के प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला रोग है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा,
एसिस, ठीक है, ट्राइकोमोनोएसिस कहते हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये चैप्टर का है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। हम वैसे वैसे प्रश्न करा रहे हैं जो कि आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो मिलेगा, तो ठीक है। यहाँ पे जनरल का जो हम लोग वैसे वैसे प्रश्न करा रहे हैं जो कि आप लोग को मिलेगा, ये ना कि जो है हम सारा चीज़ करा रहे हैं, ऐसा नहीं समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, एक लिंगी तथा द्विलिंगी के परिभाषा एक एक उदाहरण देकर कीजिए। तो पहले एक लिंगी लिखना है, उसके बाद द्विलिंगी और एक उदाहरण देना है। तो देखिए, एक लिंगी वे जीव जिनमें नर और मादा स्पष्ट रूप से अलग अलग हो उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं एक लिंगी कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य। और द्विलिंगी वे जीव जिनके नर और मादा लिंग एक ही में उपस्थित होते हैं, एक ही साथ उपस्थित रहते हैं, द्विलिंगी कहलाते हैं। उदाहरण केचुआ। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।